अनिल यादव एंड माय चैनल नेम इज केमिस्ट्री नॉलेज। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर सोल्यूशन, और सोल्यूशन में टॉपिक है सॉल्बिलिटी। सॉल्बिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो सॉल्बिलिटी इसका डिफिनीशन हो जाएगा, डिफिनीशन बता दे रहे हैं, उसके बाद हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, तो सॉल्बिलिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर। किसी भी टेम्परेचर पर जितना अमाउंट हम सॉल्यूट का एक निश्चित अमाउंट सॉल्वेंट में हम डिसॉल्व कर सकते हैं, उसी को सॉल्बिलिटी कहते हैं। एग्जांपल ले लो, जैसे आप वाटर लेते हो, शुगर लेते हो, तो अगर 1 लीटर वाटर में टेम्परेचर को आपको कांस्टेंट रखना है, जितना शुगर मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व हो जाएगा, उसके बाद एक कंसंट्रेशन के बाद, एक मैक्सिमम अमाउंट के बाद टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रख रहे हैं आप, तो वो जो सॉल्यूट है वो डिसॉल्व नहीं होगा। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज नोन एज सॉल्बिलिटी। समझ में आया? सॉल्बिलिटी क्या होता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पर मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट आप एक निश्चित अमाउंट ऑफ सॉल्यूट में डिसॉल्व कर सकते हैं, उसी को सॉल्बिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो डिफिनीशन क्या हो जाएगा? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व in specific amount of solvent at constant temperature, ठीक है। कांस्टेंट टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना होगा। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसकी सॉल्बिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। कांस्टेंट टेम्परेचर पर एक निश्चित अमाउंट सॉल्वेंट में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाता है, वही उसकी सॉल्बिलिटी होती है। तो सॉल्बिलिटी का डिफिनीशन समझ आया स्टूडेंट्स? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, अब देखो, ये कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शुगर एंड सॉल्ट वाटर में तो डिसॉल्व हो जाता है, बट बेंजीन या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व क्यों नहीं होता है? वहीं पे एंथ्रासिन, नेप्थलीन वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, लेकिन बेंजीन और ईथर जैसे ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट्स होते हैं, इनमें डिसॉल्व हो जाते हैं। क्यों? ठीक है, इसका रीजन है बच्चों, इसका एक कॉन्सेप्ट है लाइक डिसॉल्व लाइक। ठीक है, पोलर डिसॉल्व पोलर सॉल्यूट, पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व नॉन पोलर सॉल्वेंट। अगर आपका सॉल्यूट पोलर है तो वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट है लाइक डिसॉल्व लाइक, आपको ये याद रखना है। लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर डिसॉल्व पोलर, नॉन पोलर डिसॉल्व नॉन पोलर। अगर जो सॉल्यूट है वो पोलर है तो वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होगा। यही रीजन है कि सॉल्ट एंड शुगर ये पोलर सॉल्यूट है, वाटर जो होता है पोलर सॉल्वेंट होता है, तो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन बेंजीन या जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं, इसलिए इसमें डिसॉल्व नहीं होते, क्योंकि जो सॉल्यूट है आपका वो पोलर है और जो बेंजीन है नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो पोलर डज नॉट डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्यूट डज नॉट डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। यहीं पे एंथ्रासिन एंड नेप्थलीन ये क्या होते हैं? नॉन पोलर सॉल्यूट होते हैं। वाटर क्या होता है? पोलर सॉल्वेंट्स होता है। तो नेप्थलीन, एंथ्रासिन डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। क्यों नहीं डिसॉल्व होता? क्योंकि ये क्या होते हैं? नॉन पोलर सॉल्यूट होते हैं, और जो वाटर आपका होता है वो पोलर सॉल्वेंट होता है। जबकि हम कॉन्सेप्ट क्या जानते हैं? लाइक डिसॉल्व लाइक।
इसीलिए ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होता, लेकिन बेंजीन में डिजॉल्व हो जाता है, क्योंकि बेंजीन भी नॉन पोलर होता है। बेंजीन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स है और ये नॉन पोलर सॉल्यूट है, तो नॉन पोलर सॉल्यूट डिजॉल्विंग नॉन पोलर सॉल्वेंट्स और पोलर सॉल्यूट डिजॉल्विंग पोलर सॉल्वेंट्स। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, अच्छे से समझ लेना है कि पोलर सॉल्यूट डिजॉल्विंग पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्यूट डिजॉल्विंग नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया, शुगर एंड सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर, व्हाइल एंथ्रासिन एंड नेफ्थलीन डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर बट इट डिजॉल्व इन बेंजीन, बिकॉज बेंजीन इज a non-polar solvents and naphthalene and anthracene is a non-polar solvent. We know that non-polar solute dissolve in non-polar solvent and polar solute dissolve in polar solvents. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं डिसोल्यूशन प्रोसेस क्या होता है। ये हम टॉपिक पढ़ रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। यहाँ पे जो हम सॉल्यूशन लिए हैं वो सॉलिड इन लिक्विड, मतलब कि जो आपका सॉल्यूट है वो सॉलिड है और जो आपका सॉल्वेंट है वो लिक्विड है। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ये आपका टॉपिक है। टॉपिक क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, या व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर on the solubility, temperature and pressure on the solubility of solid in liquid। सॉलिड की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी पर टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, क्या इफेक्ट होता है, हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम ये देखते हैं, सबसे पहले दो तीन आपको समझना है, दो तीन टॉपिक किसी में क्या होता है, उसके बाद आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा कि टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, कि सॉल्युबिलिटी उसकी इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है सॉलिड इन लिक्विड में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डिसोल्यूशन प्रोसेस समझना है। डिसोल्यूशन प्रोसेस क्या होता है? डिसोल्यूशन प्रोसेस आर दैट प्रोसेस इन विच सॉल्यूट डिसॉल्विंग सॉल्वेंट्स एंड इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसोल्यूशन प्रोसेस। बात समझ में आई? सॉल्यूट डिसॉल्विंग सॉल्वेंट्स, जैसे क्या है, शुगर ले लो आप, वाटर ले लो। शुगर आपका क्या है? सॉल्यूट है, वाटर क्या है? सॉल्वेंट्स है। ठीक है, तो शुगर को आप जब सॉल्वेंट में मिलाते हो तो सॉल्यूशन बन जाता है, लेकिन उसमें और सॉल्यूट आप मिलाते जाओगे तो उसका कंसंट्रेशन क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो जो हम सॉल्यूट मिलाते हैं सॉल्वेंट में और उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिसोल्यूशन प्रोसेस कहते हैं। डिसोल्यूशन प्रोसेस क्या है बच्चों? डिसोल्यूशन प्रोसेस वो है व्हेन solute dissolving solvent then increase the concentration of solution। जैसे जैसे हम देखो, जैसे वाटर है उसमें हम चीनी मिला रहे हैं तो वाटर में क्या होगा? चीनी की मात्रा बढ़ जाएगी ना, जो हमारा सोल्यूशन होगा वो कंसंट्रेटेड हो जाएगा। व्हेन solute dissolve in solvent then increase the concentration of solution, this process is known as dissolution process। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन, आपने डिसोल्यूशन प्रोसेस पढ़ा। आप देखो क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। क्रिस्टलाइजेशन, जैसे आपने क्या किया, सॉल्यूट को सॉल्यूट में मिलाया, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया। तो इंक्रीज होने का मतलब सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो सॉल्वेंट में है वो उनका क्या होता है, उनका अमाउंट बढ़ जाता है और वे एक दूसरे से क्या कोलाइड करने लगते हैं। जैसे एक रूम है, अगर रूम में मान लो 5 लड़के हैं तो एक दूसरे से कोलाइड करने का चांस बहुत कम होता है, लेकिन अगर एक रूम में 20-25 लड़के कर दिए जाएं या 50 लड़के कर दिए जाएं, ठीक है, तो लड़कों का कोलाइड होने का चांस बढ़ जाता है। वही हाल है, जब एक निश्चित अमाउंट सॉल्वेंट में सॉल्यूट का अमाउंट हम बढ़ाते जाएंगे तो उनके पार्टिकल्स का, सॉल्यूट के पार्टिकल्स का जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो सॉल्यूशन में क्या होंगे? इंक्रीज हो जाएंगे, और उनके पार्टिकल्स, जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे, वे एक दूसरे से कोलाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो क्या बना लेते हैं? क्रिस्टल बना लेते हैं। क्रिस्टल बनाने के बाद वे सॉल्यूशन से बाहर हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। डिसोल्यूशन क्या होता है? शुगर को वाटर में मिलाना, और क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है कि वाटर से शुगर का अलग हो जाना। सॉल्यूशन बना हुआ है, फिर इससे क्या हो जाना? अलग हो जाना। डिसोल्यूशन प्रोसेस में क्या करना है? जैसे हमने मान लिया ये हमारा सॉल्यूट है ना, और ये सॉल्वेंट है। ठीक है, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिला रहे हैं तो क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन।
सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या बन रहा है, सोल्यूशन। अब देखो हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला रहे हैं तो सोल्यूशन बन रहा है। व्हेन वी देखो सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हैं सॉल्वेंट में, तो ये हमारा जो प्रोसेस है डिसोल्यूशन प्रोसेस है। सॉल्यूशन बढ़ रहा है, हम उसमें सॉल्यूट मिलाते जा रहे हैं तो इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। इसी प्रोसेस को डिसोल्यूशन प्रोसेस कहते हैं। अब हमारा सॉल्यूशन बढ़ गया, इसमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट का अमाउंट जो होता है ज़्यादा हो गया, कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा हो गए हैं, तो वो एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। और जब कोलाइड करेंगे तो जो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जब कोलाइड करेंगे तो सॉल्यूट अलग हो जाएगा, सॉल्वेंट अलग हो जाएगा। तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन का जो प्रोसेस है ये हमारा क्रिस्टलाइजेशन होता है। तो क्रिस्टलाइजेशन आर दैट प्रोसेस व्हेन ड्यू टू increase the concentration of solution, the number of solid particles are collide to each other. The particles of solute collide to each other. They form crystal and separate out the solution. ये क्या करते हैं, सॉल्यूशन में जब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है तो उसके पार्टिकल्स हैं वो कोलाइड करते हैं एक दूसरे से। कोलाइड करने के बाद क्या बनाते हैं, क्रिस्टल बनाते हैं। और जब क्रिस्टल बनाएंगे तो ये सॉल्यूट अलग हो जाएगा और सॉल्वेंट अलग हो जाएगा। तो फिर से देखो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो जैसे हम ये जो हमारा प्रोसेस फॉरवर्ड डायरेक्शन बैकवर्ड है, इसे रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। तो ये क्या होता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में होते हैं रिएक्शन। तो जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो रिएक्शन होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन कहते हैं। और जो बैकवर्ड डायरेक्शन होता है, सॉल्यूशन से सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग हो जाते हैं, इस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन का एक बार डिफिनेशन फिर देख लीजिए। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस आर दैट प्रोसेस इन विच due to increase the concentration of solution, the solute particles are collide to each other. Due to increase the concentration of solution, solute particles collide to each other. They form crystal and separate out the solution. सॉल्यूट अलग हो जाएगा, सॉल्वेंट अलग हो जाएगा। इस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। और जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के सॉल्यूशन बनाते हैं डिसोल्यूशन होता है। और सॉल्यूशन से सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग हो जाता है तो क्रिस्टलाइजेशन होता है। तो इनके बीच एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है। ठीक है, किसके बीच, डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन के बीच। ठीक है, अब देखो हम पढ़ते हैं आगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सैचुरेटेड का मतलब होता है, आप समझ लो कि जैसे संतुष्ट हो जाना। क्या हो जाना, संतुष्ट हो जाए। जैसे आप खाना खा लिए हो, पेट भर खाना खा लिए हो, अगर आपको और खाना खिलाया जाए तो आप खाओगे, नहीं खाओगे, है ना, क्योंकि खाने से आप पहले से आपका पेट भरा हुआ, आप संतुष्ट हो, आप सैचुरेटेड कंडीशन में हो। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन आर दैट सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जिस सॉल्यूशन में हम और सॉल्यूट को ऐड नहीं कर सकते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पर, उस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे क्या है कि आप वाटर ले लो, शुगर ले लो, तो वाटर में शुगर को मिलाते हैं तो क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। आपको टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है तो एक कंडीशन ऐसी आएगी, हम उसमें शुगर मिलाते जाएंगे। ऐसा नहीं उसमें जितना अमाउंट में शुगर मिलाते जाएंगे वो डिजॉल्व होता है, नहीं, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि हम मिलाते जाएंगे तो एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि उसके बाद शुगर उसमें डिजॉल्व नहीं होगा। तो उस समय जो सॉल्यूशन बनेगा उसी को क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का डिफिनेशन क्या होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन आर दैट सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड इनटू द सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एट कांस्टेंट, जिसमें हम सॉल्यूट नहीं ऐड कर सकते, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, याद रखिएगा टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज कर देंगे तो उसमें हम और मिला सकते हैं, लेकिन अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे तो जिस सॉल्यूशन में हम और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं उस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन आर दैट सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड इनटू द सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन में और सॉल्यूट ऐड किया जा सके, ठीक है, उस सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अनसैचुरेटेड का मतलब आपका पेट नहीं भरा होगा, आपको और खाना मिलेगा, आप खा लोगे, है ना, तो ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। तो जिस सॉल्यूशन में
हम क्या करेंगे और सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट रखा गया है लेकिन हम उसमें और शुगर मिलाए तो वो डिजॉल्व हो जाए, ठीक है। तो उस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। आई होप आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में जान गए होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। जब हम सॉलिड को लिक्विड में मिलाते हैं तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, प्रेशर इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी कि घटेगी, इसके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो क्या टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। Effect of temperature and pressure on the solubility solid in liquid। ठीक है, ये तो पहले हम इफेक्ट देखेंगे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। टेम्परेचर, ठीक है। तो देखो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये जो सॉल्यूशन हमारा सॉलिड इन लिक्विड है, सॉलिड इन लिक्विड, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने सॉल्यूशन लिया है उसमें सॉलिड क्या है, सॉलिड है, और सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो सॉल्यूट को सॉल्वेंट मिलाने से क्या बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या बन रहा है आपका, सॉल्यूशन बन रहा है, ओके। अभी इसके पहले आपने देखा था सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते हैं, जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो सॉल्यूशन बनता है और उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होने लगता है। तो उस प्रोसेस को क्या कहते थे, डिसोल्यूशन प्रोसेस कहते हैं, याद करिए। डिसोल्यूशन प्रोसेस ऑफ दैट प्रोसेस व्हेन सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट एंड इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसोल्यूशन प्रोसेस। तो यहां पे हमको इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, टेम्परेचर के इफेक्ट के बारे में, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में, उसके लिए हमको दो कंडीशन याद रखनी है। अगर हम सॉलिड और सॉल्वेंट को मिला रहे हैं तो जो हमारा रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक है मतलब हीट रिलीज हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है। तो अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस क्या है, सॉलिड प्लस सॉल्वेंट से क्या बनता है सॉल्यूशन, ये हमारा क्या होता है, डिसोल्यूशन प्रोसेस होता है। अगर ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो ली चाइटलर प्रिंसिपल आप केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में क्लास 11 में पढ़े होंगे कि जिधर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है उधर से उधर क्या होता है, उधर जो आपका इक्विलिब्रियम होता है, जो रिएक्शन होता है उसके अगेंस्ट आता है। मतलब टेम्परेचर जिधर कम होगा रिएक्शन उधर ही स्टेब्लिश होगी। तो देखो टेम्परेचर इधर ज़्यादा है, इधर ज़्यादा है। अगर हमारा डिसोल्यूशन व्हेन डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक, तो सॉल्यूट सॉल्वेंट में ज्यादा डिसॉल्व हो, कम डिसॉल्व हो, कम डिसॉल्व होगा, क्योंकि ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा। ली चाइटलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यहाँ पे हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। इसका मतलब ये सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन बन रहा है, मतलब डिसोल्यूशन प्रोसेस कौन है, एक्सोथर्मिक है। तो अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा तो सॉल्युबिलिटी सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी सॉल्वेंट में क्या होगी, अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगी, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ली चाइटलर प्रिंसिपल याद करिए, उसमें आपने पढ़ा था जिधर टेम्परेचर ज़्यादा होगा अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उधर से रिएक्शन, हमेशा एक चीज़ जानते हो, हमेशा कोई भी चीज़ होता है ज़्यादा से कम की तरफ जाता है, ज़्यादा से कम की तरफ जाता है। तो अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो इधर का टेम्परेचर ज़्यादा है तो रिएक्शन इधर आएगा, मतलब सॉल्यूशन से सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग होंगे, सॉल्यूशन ज़्यादा नहीं बनेगा, मतलब सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा। तो डिसॉल्युबिलिटी उसकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। कब, जब डिसोल्यूशन प्रोसेस को क्या होगा, एक्सोथर्मिक। तो पहला कंडीशन डिसोल्यूशन प्रोसेस डेल्टा एच नेगेटिव,
आप जानते हैं डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी, अगर नेगेटिव होता है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो डेल्टा एच नेगेटिव दिया हुआ है, अगर कोई रिएक्शन दे दिया मतलब सॉलिड प्लस सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दे दिया और कहा कि व्हाट इज द इफेक्ट, और डेल्टा एच क्यों नेगेटिव में दिया हुआ, अगर ये बोला कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, तो आप कहोगे डिसोल्यूशन प्रोसेस, इसका मतलब एक्सोथर्मिक है। अगर एक्सोथर्मिक है तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ली चैटलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ठीक है। और दूसरा कंडीशन है डिसोल्यूशन प्रोसेस अगर पॉजिटिव होगा, इसका मतलब एंडोथर्मिक होगा, तो अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी उसकी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर एक्सोथर्मिक होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। व्हेन इंक्रीज द टेम्परेचर देन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड डिक्रीजेस इफ डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉलिड की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, लिक्विड में डिक्रीज हो जाएगी, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो। दूसरा कंडीशन ये है अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी होगी लिक्विड में वो इंक्रीज कर जाएगी।